Hey everyone, welcome back to our channel LBU. So I hope you all are good and well. Here we're gonna do chapter first of chemistry, that is some basic concepts of chemistry. So you have to see this video with full concentration, right? Because this is numerical based chapter. So chemistry क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. So chemistry is the science of atoms, ठीक है, molecules एंड द ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये बेसिकली साइंस की ब्रांच है. ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं. सो केमिस्ट्री बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस में. ठीक है, ये आप सबको पता है. ठीक है, सो बेसिकली एंड हमें इतना भी पता है कि मैटर क्या होता है. हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ दिस मैटर. ठीक है, सो मैटर बेसिकली क्या होता है. मैटर बेसिकली दो चीज़ें हमने पढ़ रखी है इसके बारे में कि भाई जो मास, जिसके पास मास हो और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे. ठीक है, जो मास, जिस चीज़ में कोई मास हो, ठीक है, एनीथिंग विच हैज़ मास, या फिर जो स्पेस ऑक्यूपाई करे. दोनों चीज़ें अगर होती हैं, प्रेजेंट होती हैं प्लस में, राइट, तो ये क्या कहलाएगी, थिंग मैटर. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, इसमें कोई ना कोई तो मास होगा और ये मैं कहीं भी रखूँगी तो एक कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. सो दिस पेन इज मैटर. क्लियर. मैटर की देखो 3 स्टेट्स होती हैं. मैटर हैज़ 3 states. You know this, right? You know this. That is solid, liquid and gas. Clear? सो अब जो सॉलिड वाली स्टेट है ना, जो सॉलिड वाली स्टेट है उसमें डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट शेप होती है. ठीक है, सो जो सॉलिड वाली हम बात कर रहे हैं उसमें इसके पास क्या होती है, डेफिनाइट, ठीक है, वॉल्यूम होती है एंड डेफिनाइट शेप होती है. मैं क्या कह रही हूँ, डेफिनाइट की वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मतलब इसके पास कोई प्रॉपर शेप होती है. लाइक अगर मैं सर्कल की बात कर रही हूँ तो इसके पास ये शेप होती है, डेफिनाइट है, मीन्स पक्का है कि यही शेप है, राइट. मतलब कि लाइक ये पेन की अगर मैं बात करूँ, पेन में भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं. ये भी क्या कर रहे हैं, एक शेप में, रिजिड स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच है. मीन्स इसमें क्या है, डेफिनाइट शेप है, राइट. जो शेप जो है या सर्कल की बना रही है या ट्रायंगल की, कोई भी शेप बना रही है, बट इसमें कोई डेफिनाइट शेप है. लाइक मैंने क्या किया, ठीक है, इसमें, ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉलिड पड़ा है. ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉलिड पड़ा है. अब मैंने इस कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, एक सर्कल वाले, हेमी सर्कल वाले कंटेनर में क्या किया, इसे डाल दी. ठीक है, तो इसमें वो शेप जो है कंटेन तो नहीं करेगा, शेप तो उसकी सर्कल ही रहेगी. अगर इसके अंदर मैंने सर्कल पार्टिकल डाले हैं तो इसमें भी सर्कल ही शेप रहेगी. ट्रायंगल शेप तो नहीं हो जाएगी सर्कल बॉल में डाल के, है ना. तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कि इसकी जो शेप है वो प्रॉपर है, चाहे हम किसी भी कंटेनर में डाल दें. ठीक है, उठा के शेप उसकी वही रहेगी. दैट व्हाट आई एम सेइंग. आई होप इतना क्लियर है. लिक्विड में डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, राइट, डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, बट डेफिनाइट शेप नहीं होती है. क्लियर. मतलब मान लो अगर ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड चीज़ है. ठीक है, अब इस कंटेनर से मैं एक ऐसे शेप के कंटेनर में वो लिक्विड सेम डाल रही हूँ. अब भाई जो इस कंटेनर में शेप ऑक्यूपाई की, ठीक है, सर्कल की, हेमी सर्कल शेप ऑक्यूपाई की, वो इस कंटेनर में कैसी शेप ऑक्यूपाई करेगा, रेक्टेंगल टाइप शेप ऑक्यूपाई करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि इसकी शेप डेफिनाइट नहीं होती, ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, नॉट एज सॉलिड. आई होप ये एग्जांपल्स देखो मैंने आपको और क्लियर करने के लिए दी थी. क्लियर है. गैसेस में ना ही इसके पास डेफिनाइट, वन सेकेंड, ना ही इसके पास डेफिनाइट, ठीक है, वॉल्यूम होती है, एंड ना ही इसके पास डेफिनाइट नॉर डेफिनाइट शेप. क्लियर है. ठीक है, सो आई होप तीनों के तीनों आपको क्लियर है. ओके, सो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, एकदम एक दूसरे के साथ अटैच करके, तभी वो सॉलिड जो है रिजिड एकदम स्ट्रक्चर बनता है. क्लियर, एक दूसरे के साथ अटैच. लिक्विड में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बीच बीच में थोड़े खाली से होते हैं, और जो गैशियस में होते हैं ऑब्वियसली वो तो इस तरह से एकदम बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं इस तरह से.
तो अब यहाँ पे हमने क्या बात की कि जो सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, आर क्लोजली पैक्ड, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इन लिक्विड particles has some space to move, ठीक है, कुछ स्पेस होती है बीच बीच में मूव करने में, जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला लिक्विड के लिए some space to move। अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूँ, इन गैसियस स्टेट गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है, क्या होता है, आर फ्री टू मूव, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप इतना तो क्लियर है। आपने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में, काफ़ी सारे प्रोसेसेस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, ठीक है, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, राइट, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये सारे प्रोसेसेस के बारे में आपने पढ़ा। सो क्या आप लोगों को याद है बचपन में आप लोगों ने ये चीज़ें जो पढ़ी थी, क्या याद है? कोई बात नहीं याद तो समझ सकते हैं, हम बंदा भूल जाते हैं, नो वरीज। अभी हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई गैस स्टेट में कोई मैटर है, ठीक है, तो उसे लिक्विड में चेंज करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, गैस स्टेट से, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करने के, तो कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस करेंगे हम? कंडेंसेशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कंडेंसेशन। वहीं अगर लिक्विड स्टेट से, ठीक है, गैसियस स्टेट में करना है तो क्या करोगे? तो कौन सा प्रोसेस होगा? वेपराइजेशन। जिसने तो देखो सही जवाब दिया, वेरी वेरी गुड, वेल एंड गुड, ठीक है। अब अगर गैसियस स्टेट से, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आपने क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, गैसियस स्टेट से, ठीक है, सॉलिड में क्या करोगे? डिपोजिशन। अब अगर, ठीक है, सॉलिड से गैसियस में करना है, ठीक है, तो सब्लिमेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना क्लियर है? ठीक है। सो डिपोजिशन हो गया ये, जब हम क्या करते हैं, गैस को सॉलिड में चेंज करते हैं, सॉलिड को गैस में, तो सब्लिमेशन। अब सॉलिड और लिक्विड का भी देख लेते हैं। तो जब हम, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में, ऑब्वियसली अगर आप बर्फ़ को पिघलाओगे तो वो क्या होगा? मेल्टिंग। क्लियर है? तो वो क्या होगा? मेल्टिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? एक सेकेंड। तो जब आप क्या करोगे, ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करोगे, ऑब्वियसली पानी को बर्फ़ बनाओगे तो फ्रीज कर रहे हो, तो फ्रीज। इतना क्लियर है? तो ये सारे प्रोसेसेस को नोट कर लो अच्छे से, एकदम दिमाग में बिठा लो, ठीक है। बिठा लिया दिमाग में, बहुत अच्छी बात है। तो ये इंटरकन्वर्टेबल प्रोसेसेस है। क्लियर? सो अभी हम बात करते हैं, ठीक है, अभी हमने बात किसकी की थी? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को देखा। क्लियर? सो अभी हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर है? सो अभी हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लियर है? ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर की। तो पहले प्योर सब्सटेंसेस की बात करें। तो देखो, प्योर सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कोई मिलावट ना हो, एज द नेम डिस्क्राइब दैट प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड है। सो हैज़, ठीक है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन।
फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब, ठीक है, मतलब अगर वाटर है, रुको मैं आपको ना, प्योर सब्सटेंसेस की टाइप्स भी होती हैं, पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। गोल्ड, ठीक है, वाटर, ग्लूकोज C6H12 कर रखा है आपने क्लास 10th में, O6, यार एक सेकेंड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हो गई इसकी एग्जांपल प्योर सब्सटेंसेस की जिनकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्लियर? सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ एक तरह का एटम होता है, जैसे कि एग्जांपल है गोल्ड में एक तरह का एटम होता है AU, एग्जांपल AU, ठीक है। कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा तरह का एटम होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एग्जांपल हो गया, ठीक है, वाटर, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको चीज़ बताने वाली थी कि जो वाटर होता है वो फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट है, दैट इज 2:1। वाटर फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट है 2:1। ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की हमारे प्योर सब्सटेंसेस की, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कंपाउंड की, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम कंपाउंड का मतलब, तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट भी हो सकती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स की। मतलब अगर तो वाटर है, मान लो वाटर की कोई और प्रॉपर्टी है और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है उसकी वाटर से डिफरेंट ही प्रॉपर्टी है। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पूरा जो कंपाउंड है ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलती हो। आई एम सेइंग दैट, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता है गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट जो हमारा पूरा का पूरा वाटर है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, राइट। ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई। एक और बता देती हूँ, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो सपोर्ट करते हैं कंबशन को, यानी कि आग को और ज़्यादा जो है बढ़ावा देते हैं। लाइक अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है तो और आग जो है चमकेगा और ऊपर उठेगी, ठीक है। बट जो वाटर है वो क्या करता है, पूरा का पूरा वाटर आग को बुझाने का काम करता है, राइट, पोस्ट कंबशन, राइट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वाटर की जो प्रॉपर्टी है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, राइट, वो सेम हो, ज़रूरी नहीं हो। अब हम मिक्सचर की बात करते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं मिक्सचर्स की, ठीक है। तो जो मिक्सचर्स होते हैं उनका मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं किसी भी रेशियो में मिक्स्ड, क्लियर है। सो 2 या फिर ज़्यादा सब्सटेंसेस, ठीक है, मिक्स हो किसी भी रेशियो में, इन एनी रेशियो, एनी रेशियो मीन्स एनी रेशियो, ठीक है। बट उसमें क्या देखा था हमने, प्योर सब्सटेंसेस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, जैसे वाटर में 2:1 था, फिक्स था, राइट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें किसी भी रेशियो में यहाँ क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में मिक्स हो सकते हो, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने बात की प्योर सब्सटेंसेस की दो फॉर्म्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, मिक्सचर की भी दो बात कर लेते हैं। एक होमोजेनियस मिक्सचर जो कि आपने पढ़ा था जूनियर क्लासेस में, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, क्लियर है। सो होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, या हम जिसे कहते हैं वो घुल जाने वाला मिक्सचर होता है। सो पहला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है, कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट जो इसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि अगर हम चीनी को पानी में घुलाएंगे, मिक्स करेंगे, शेक करेंगे, तो उसमें जो पानी और चीनी है, राइट, वो अच्छे से मिक्स हो, चीनी जो है पानी में मिक्स हो जाएगी, जिससे कि ये बाहर निकालना जो है चीनी को पानी से अलग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट, इजीली सेपरेट नहीं हो सकती। बट कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर का क्या होता है, ये इजीली घुलती नहीं है, ना घुल जाने वाला मिक्सचर जिसे हम कहते हैं। सो इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट, क्लियर। जैसे कि मैंने इसमें होमोजेनियस में शुगर को पानी में मिलाया,
वाटर के अंदर चीनी घुल गई अच्छे से, ठीक है, या नमक को, राइट। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, मड को पानी में डाला, ठीक है, ऑयल को पानी में डाला, वॉट एवर, क्लियर। होमोजेनस में, राइट, जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली सेपरेट नहीं हो सकते, तो बताया था, अभी बताया, कांट बी इजीली सेपरेटेड। इसमें जो है हेट्रोजेनस में पार्टिकल्स इजीली सेपरेटेड, लाइक वी कैन सेपरेट राइस फ्रॉम कंकर, राइट, ऑब्वियस सी बात है ना। चलो ठीक है, सो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम देखेंगे कि भाई इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए या फिर उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज किए सब्सटेंस की। अगर हमने देखो आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन सब्सटेंस की चेंज कर दी तो उसमें ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। बट हमने क्या करना है फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है, कैन बी मेजर्ड एज आई हैव टोल्ड यू और observed without changing its identity or composition of a substance. Identity और composition of a substance. Chemical properties में ऐसा नहीं होता, ये measurement मेजर भी करना है तो देखो तो भी क्या करना पड़ेगा, केमिकल चेंज करना पड़ेगा। मेजरमेंट करना है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, केमिकल चेंज रिक्वायर है, क्लियर है। देखो यहाँ पे ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ दी और द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। केमिकल में ऐसा नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। लेट्स हाईलाइट दिस वर्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जांपल कलर हो गया, स्मेल हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल में एसिडिटी, ठीक है, कॉम्बस्टिबिलिटी, ठीक है, तो ये सारी चीज़। सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो चीज़ आ जाती है, एक तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, एक तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, खैर। सो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी में हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करना पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो कैन बी ऑब्जर्व्ड बट डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है, क्लियर है। अभी हम क्वालिटेटिव क्वांटिटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सो इसमें ये मेजर करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। जैसे क्वांटिटेटिव में ऑब्जर्व करना आसान होता है, इसमें मेजर करना आसान होता है। ऑब्जर्व करना मेलिएबिलिटीज़ की एग्जांपल हो सकती है, मेलिएबिलिटी और नॉट, राइट। डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, पढ़ रखा है आप लोगों ने, राइट। डक्टिलिटी, ठीक है, थिन शीट्स थिन वायर्स पढ़ रखा है ना आप सबने। लश्यर, राइट, चमकना, राइट, ये भी एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है। और डोर, राइट। इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जिसमें मेजर करना इजी है, इसमें लेंथ, क्वांटिटेटिव में, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, हाइट वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, क्लियर। तो ये हो गई, सॉरी एक्चुअली आई रॉट द नेम रॉन्ग, एक्चुअली इधर आना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलती से क्वालिटेटिव रख दिया, इधर क्वांटिटेटिव आना है बच्चा, सॉरी।
क्वालिटेटिव, देखो इसमें क्वालिटी पता चल रही है कि ऑब्जर्व हो रही है, इसमें मेजरमेंट नहीं हो रही तो क्वालिटेटिव आएगा। इसमें मेजरमेंट पता चल रही है तो क्वांटिटेटिव आएगा। क्वांटिटी पता चल रही है, मेजरमेंट, राइट, इट इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। सो आई एम रियली सॉरी, मैंने नेम में गलती कर दी थोड़ी लिखने में, राइट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्वालिटेटिव आएगा, यहाँ पे क्वांटिटेटिव। डेफिनेशन देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ओके। अब हम मास की बात करते हैं। मास क्या होता है? सो मास ऑफ अ सब्सटेंस, 1 सेकेंड, सो मास ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of matter present in it, matter, ठीक है, present in it, क्लियर है। सो मास क्या होता है? कितना मैटर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में है, वो मास होता है। इसकी ऐसा यूनिट केजी होती है, आपको पता है, क्लियर है। सो मास और वेट में डिस्टिंग्विश करते हैं, मास और वेट में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहाँ पे मास में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है ये हमने डिस्कस कर लिया, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है, कितना मैटर है। अब बहुत बच्चों को लगता है कि भाई मास और वेट जो है वो सेम ही चीज़ें हैं। बेटा वो सेम चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, वो सेम चीज़ें नहीं होती हैं। मास जो है वो सेम चीज़ नहीं होती एज वेट, ठीक है, और वेट भी मास जैसी सेम चीज़ नहीं होती है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मास क्या होता है कि कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, और वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है डिफरेंस ऑफ बिटवीन मास एंड वेट। मास जो होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, पर वेट जो है वो वैरी कर सकता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, वैरी, ठीक है। इसमें जो ऐसा यूनिट है हमने डिस्कस की, इट्स केजी, किलोग्राम, यू कैन राइट। इसमें जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, वो न्यूटन है। वेट के ऐसा यूनिट न्यूटन है, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, इट्स न्यूटन, ठीक है। सो ये आपका डिफरेंस हो गया। सो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। अब हम सबको पता है कि जो टेम्परेचर होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। अगर आपको देखो एमसीक्यू फॉर्म में आया कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, देन यू हैव टू राइट केल्विन। बाकी जो यूनिट्स होती हैं ना, वो देखो 3 होती है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तीनों के एक करके डिस्कस करेंगे, 1 सेकेंड, सेल्सियस, ठीक है, और दूसरी डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड थर्ड वन इज केल्विन, क्लियर, ठीक है। अब पहले तो देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। सो टेम्परेचर क्या होता है? द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी is called temperature, टेम्परेचर क्या होता है? हॉटनेस और कोल्डनेस, कितनी बॉडी गर्म है कितनी ठंडी है, वो होता है टेम्परेचर, क्लियर है। अब देखो स्केल जो हम बात कर रहे थे यूनिट्स की, सेल्सियस भी होता है, रुको यार डिफरेंट कलर से लिखते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर से लिखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सो एक होता है सेल्सियस, ठीक है, एक होता है आपका फ़ारेनहाइट, ठीक है, एक होता है आपका केल्विन, ओके। अब जो सेल्सियस होता है उसको हम डिग्री सी से करेंगे, इसको डिग्री एफ से करेंगे डिनोट, इसको डिग्री के से करेंगे, क्लियर है। अब जो सेल्सियस होता है ना, ठीक है, 0 डिग्री से 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री से
212 डिग्रीज। केल्विन, ठीक है, केल्विन वाला जो है वो, उसका हम डिग्री नहीं यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, ठीक है। अब जो सेल्सियस स्केल है, अब जो, ठीक है, सेल्सियस वाला स्केल है वो कहाँ यूज़ होता है? लेबोरेटरी में। और जो फ़ारेनहाइट वाला स्केल है वो क्लिनिक में, आपका जो चेक होता है टेम्परेचर बॉडी का, है ना, फ़ारेनहाइट स्केल की मदद से होता है। केल्विन वाला साइंटिफिक लेबोरेटरी में यूज़ होता है। क्लियर? डन डना डन डन, ठीक है। चलो, टेम्परेचर का इससे यूनिट पता होना चाहिए केल्विन, ठीक है। अब हम कन्वर्जन की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। सो कन्वर्जन देखो, सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रखा है, राइट, तो फॉर्मूला जो है ये लगेगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। याद करने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। अभी ये सारे फॉर्मूलेस लिख रही हूँ मैं। फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो लगेगा सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। याद करने का तरीका बताऊंगी, टेंशन मत लो। सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो भी एक फॉर्मूला है, दैट इज केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273.15। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, ट्रिक सुनना, जिसमें कन्वर्ट करना है वो, जिसमें, ठीक है, कन्वर्ट करना है वो चीज़ आपने क्या लिखनी है, ठीक है, वो चीज़ आपने क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। मतलब ध्यान से सुनो प्लीज़, जिसमें, ठीक है, कन्वर्ट करना है वो चीज़ यहाँ लिखनी है। जैसे मैंने अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो मैंने फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिखा, ठीक है। 9/5 और 32 नंबर्स तो आप याद ही रख लो, 32 नंबर। तो आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो फ़ारेनहाइट यहाँ लिखा, आई एम जस्ट सेइंग द ट्रिक, 9/5 लिखा। अब किसको करना है? C को करना है, तो C यहाँ लिखा प्लस में 32। याद रख लो कि फ़ारेनहाइट जब भी यहाँ पे होगा तो हमारा साइन प्लस का लगेगा। अब अगर हमने फ़ारेनहाइट को करना है सेल्सियस में तो बस इसका उल्टा कर दो, यहाँ 9/5 है, आपने 5/9 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे C था, यहाँ पे F लिख दो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस कर दो, 32। मतलब अगर ये चीज़ याद हो गई तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएगी, उल्टी है उससे। क्लियर? सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए, सेल्सियस को सेल्सियस को केल्विन में करना है, किसको करना है? केल्विन को, तो यहाँ लिखा। अब किसको मतलब किसको करना है कन्वर्ट? सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस में? केल्विन में। केल्विन यहाँ लिखा। सेल्सियस को करना है तो सेल्सियस यहाँ लिखा। प्लस में ये भी नंबर याद रख लो यार, 273.15। क्लियर है? बस ये सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, बस थोड़ी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ज़्यादा नहीं आता है। चलो आगे चलते हैं यार, बॉइलिंग पॉइंट भी याद रखने पड़ेंगे। चलो अभी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या होता है? देखो, सेल्सियस स्केल में इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में इट इज़, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पानी का? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई ना यार, आपको पता ही है, मैं ट्रिक्स बता देती हूँ, ट्रिक्स सुन लेना, ठीक है। समझ आए तो ठीक है, क्योंकि इजी सी ट्रिक्स कराऊंगी, ठीक है, ये लर्न करने की। 25 डिग्री सेल्सियस तो ये पता होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 77 डिग्री, ठीक है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सबको पता है, जिसको नहीं पता देख लो, 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? डज इट मेक सेंस? क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री। देखो, जब बहुत ही गर्मी होती है
100 डिग्री। जब बहुत ही फ्रीजिंग टाइप होता है ऑब्वियसली 0 डिग्री। रूम टेम्परेचर 25, आपको किस में रूम टेम्परेचर जैसी एकदम लाइक फीलिंग है 25 डिग्री सेल्सियस में। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सबको पता है 37 डिग्री। ये सारी चीज़ें आई गेस पता थी। फ़ारेनहाइट कैसे याद करना है, देखो फ़ारेनहाइट स्केल में हमने बात की थी कि ये 32 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, क्लिनिक में यूज़ होता है, ये हमने पढ़ा था। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। तो एक फ्रीजिंग का ये याद रख लो, ठीक है, कि फ्रीजिंग में कम होता है, बॉइलिंग में ज़्यादा होता है 212, ठीक है। और रूम टेम्परेचर में एकदम 7 होता है। फ़ारेनहाइट अच्छा बच्चा है, 7 होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। बाकी अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो देखो सारे लोग कहते हैं कि भाई है मुझे फीवर हो गया फ़ारेनहाइट स्केल में चेक करके, है 98 डिग्री होगा फ़ारेनहाइट हो गया, है ना। ऐसे ऐसे वो लोग बोलते हैं भाई 98 डिग्री से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो एक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, साथ हैं देख लेते हैं। सो यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, एम मास, राइट, सॉरी एम मीटर, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा, मीटर होता है ना। एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। टाइम का सेकेंड होता है, ठीक है। अमाउंट है किसी सब्सटेंस की, मोल होता है, डिस्कस करेंगे आगे। और मास का किलोग्राम होता है। सी डी, व्हाट इज दिस सी डी, सी डी होता है कैंडेला, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो उसका क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला क्या होता है, सी डी, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ध्यान से इसको देखो। अभी हम बात करेंगे, ठीक है, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। तो अभी हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो एसआई सिस्टम है वो अलाउ करता है इन प्रीफिक्सेस को यूज़ करना टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट्स। अब देखो भाई, अगर बहुत ही बड़े बड़े कोई चीज़ें हैं, राइट, उनको हम डिनोट करते हैं 10⁻25, 45, 65, कुछ भी, राइट, ठीक है। बट अगर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट, उनको हम डिस्कस करते हैं, लिखते हैं 10⁻⁻⁻4, -7, -8, इस तरह से लिखते हैं, राइट। भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये जो टेबल है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम, ठीक है। सो जो एसआई यूनिट है अलाउ करता है द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट, क्लियर है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको डेसी पता होगा, सेंटी पता होगा, मिली पता होगा, माइक्रो पता होगा, है ना, डेका पता होगा। तो ये सारे आपको पता होंगे आई गेस, ठीक है, कि मिली का क्या होता है 10⁻⁻3, सेंटी का 10⁻2, डेकी का 10⁻1, डेका का 10, ठीक है, ठीक है। एंड हेक्टो का 10⁻2, 10⁻3 किलो का, राइट, मेगा का 10⁻6, गीगा का 10⁻, ठीक है, 9। तो यहाँ तक इनफ है, 15 तक, राइट। तो यहाँ भी आपको पता होगा, ठीक है, कि 10⁻6 होता है माइक्रो का, नानो का 10⁻9। तो ये छोटे छोटे नेम है। लाइक मीटर की बात करें तो नानोमीटर, पिकोमीटर, राइट, फेम्टोमीटर। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। सो बेसिकली अभी हम बात करते हैं, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स की, ठीक है। तो अभी हमने जो 7 बेस यूनिट्स की बात की थी, ठीक है, उसकी हेल्प से ऐसा यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एग्जांपल लेंगे हम अभी, है ना, उसका जो ऐसा यूनिट है उसकी हेल्प से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, मतलब डिराइव्ड यूनिट्स का कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं, ये मेजरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे हर एक कंट्री में होते हैं, लाइक इंडिया में है नेशनल फिजिकल लेबॉरेटरी, राइट, NPL न्यू दिल्ली में, राइट। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे लाइक एक क्यूब है, ठीक है, कितना परफेक्ट बना है कि नहीं, अच्छा बना ना। चलो, तो ये जो क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है, राइट, लेंथ दैट इज का क्यूब। अब देखो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, राइट, वॉल्यूम का बन जाएगा, ओ सॉरी, देयरफॉर इट्स m इंटू एम, क्योंकि लेंथ का अगर ऐसा यूनिट ये होता है तो हम l की जगह m क्यूब हो जाएगा, ये आंसर m क्यूब, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास का kg, वॉल्यूम का अभी फाइंड किया, तो मीटर क्यूब है, किलोग्राम मीटर अपॉन मीटर क्यूब लिखा है,
तो डेंसिटी की जो यूनिट है वो यही होगी। मतलब इसकी जो ये होती है क्या फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर की क्या फाइंड कर सकते हैं, एसआई यूनिट, डेराइव यूनिट्स कहते हैं इसे, क्योंकि इसको हमने डेराइव किया, राइट। किससे डेराइव किया, इसके एसआई यूनिट से डेराइव किया, जो हम 7 बेसिक यूनिट्स की बात की। अब हम अनसर्टिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। सो अनसर्टिनिटी में ऑफ कोर्स क्या होगा, ठीक है। अब देखो आप लोगों को पता लगता है कि भाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो एक ही चीज़ है, बट एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो एक ही चीज़ नहीं है। एक्यूरेसी अलग चीज़ है, प्रिसीजन अलग चीज़ है। सो एक्यूरेसी मतलब होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मतलब आपने जो टारगेट है उसके कितना पास मारा है। लाइक यहाँ पे एक बोर्ड है, ठीक है, इस सेंटर में आपने इस बॉल को फेंकना है, तो कितना पास किसके, लाइक यहाँ पे बॉल पड़ी तो कितना पास, कितना डिस्टेंस है, कितना पास इस चीज़ के मारा है, वो एक्यूरेसी है। प्रिसीजन होता है, ठीक है, कितना क्लोजनेस आपने पिछली, लाइक यहाँ पे बॉल, यहाँ पे आपकी मेजर डाल, यहाँ पे आपने मारा बॉल, ठीक है, वो मान लो यहाँ पे जाके बची, तो दूसरी बार बॉल मारा तो यहाँ पे जाके बची, ठीक है, तो कितनी, एक सेकेंड, दूसरी बार बॉल मारा तो यहाँ पे जाके बची, तो कितनी क्लोजनेस है मेजर्ड वैल्यू से, ठीक है। ये आपका पॉइंट है जो आपने जहाँ पे मारना है, ठीक है। ये आपने एक बार यहाँ पे बॉल मारी, एक बार यहाँ पे बॉल मारी, तो कितना जो टारगेट, कितनी मेजर्ड वैल्यू के जो पास है, राइट, उसे प्रिसीजन कहते हैं। मतलब कितना टारगेट वैल्यू के पास है, एक आपका पॉइंट एक्यूरेसी होता है, प्रिसीजन होता है कि भाई कितना क्लोजनेस है आपकी सेम क्वांटिटी, राइट, जो अपनी मेजर्ड वैल्यू है उसके कितना पास मारा। थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक ये मैं आपको कोई मैच के पॉइंट्स लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पे 2.91 है, ठीक है, तो दूसरे जो, ठीक है, दूसरी बार जो है इस बच्चे के, ठीक है, मान लो ये कोई एम बच्चा है, इसके आए 2.90 आया, ठीक है, इस बच्चे के आए, ठीक है, कुछ भी समथिंग 3, ठीक है, या पहले में 2.99, यहाँ पे 3.01, ठीक है, ये आए एस बच्चे के मान लो, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ होगी आपकी प्रिसीजन या एक्यूरेसी। आपने बताना है प्रिसीजन यूज़ हो रहा है या एक्यूरेसी यूज़ क्या हो रहा है, लाइक हो रही है कि नहीं, राइट। तो इसमें ये प्रिसीजन है कि नहीं। देखो एक 0 पॉइंट कितने का डिफरेंस है, 1, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.1 का ही डिफरेंस है। सो यहाँ पे ये प्रिसीजन है। एक्यूरेसी कितना एकदम, लाइक अगर 3 आना चाहिए रिजल्ट, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक्यूरेसी तो नहीं हुई ना, पूरा एकदम बराबर का होना चाहिए, ये वैल्यू बराबर की होनी चाहिए, 3 तो नहीं आ रहा। यहाँ पे 2.99, 3.01 काफ़ी पास है, तो प्रिसीजन है, बट एक्यूरेसी यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि समथिंग 3 ही है यहाँ पे, राइट। तो एक्यूरेसी होती है जो एग्जैक्ट वैल्यू हो, लाइक यहाँ पे अगर 3 है तो ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये क्या है, एक्यूरेसी है। प्रिसीजन जो है क्या होता है, जो मेजर्ड वैल्यू से, लाइक ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितना मेजर्ड वैल्यू के पास है। लाइक यहाँ 2.99 है, यहाँ पे 3 है, पास है, ऑफ कोर्स है, यहाँ पे 3.0 होगा, ऑब्वियस ही बात है, तो यहाँ पे बहुत पास है, तो प्रिसीजन फॉलो हो रहा है। एक्यूरेसी इज़ दी वैल्यू विच इज़ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट है, राइट। तो भाई ये जो अनसर्टिनिटी है, राइट, इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। हम नंबर्स को लिख सकते हैं इस वैल्यू में n × 10⁻n। अब ये वाला जो कैपिटल N है, ये बेसिकली 1 से 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है। ये वाला जो स्मॉल n है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक एक्सपोनेंट है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को क्या कर सकता है, ठीक है, ले सकता है, ठीक है। अब बेसिकली बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, लाइक 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, दिस दैट दिस, ठीक है। इतने बड़े बड़े नंबर्स को अगर डिवाइड में कुछ भी करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4.2 इंटू, ठीक है, 10⁻, कितनी जीरोज़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरोज़ हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, 7 0 से 7 लगाया। अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है, इजी करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 की जगह 8 हो जाएगा, क्लियर। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है एक चीज़, 0.0000000, ठीक है, इंटू या फिर 1
66 इस तरह का नंबर है, 165 कुछ भी नंबर है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे 1.66 इंटू में 10⁻⁴, ठीक है। कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरोज हैं, क्लियर है। फिर से मैं पॉइंट नहीं लगाऊंगी, आपको फिर डिफ़िकल्टी आ जाएगी यहाँ पे, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 10⁻6 आ गया, ठीक है, बट यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा इंटू 10⁻⁴, ठीक है। यहाँ पे -6 होगा, -6 क्यों होगा, 1.66 इंटू 10⁻⁴ -6 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इधर की तरफ जा रहा है, राइट साइड जाता है तो वो डिक्रीज़ करता है वैल्यू को। जैसे इधर की तरफ शिफ्ट करके पॉइंट यहाँ लगा रही हूँ अगर मैं, तो ये डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे जितनी ज़ीरोज़ हैं उसको लिखेंगे हम -6, ठीक है। सो यहाँ पे -6 होगा, क्लियर है। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अभी हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो ये कौन सा टॉपिक है भाई, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, ठीक है, और सर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है इनमें, ठीक है। सो यहाँ पे हम कुछ रूल्स देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। सो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, जितने भी, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो 1342 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉन ज़ीरो है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, एकदम सिंपल, कोई पॉइंट नहीं, कोई सीधा, तो बिल्कुल सिंपल है। सेकेंड वाला देखो, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि 2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में हम कोई नंबर ज़ीरोज़ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंट्स लगा लेते हैं। सो जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 2 और 4, ठीक है, और इनके बीच में जितनी ज़ीरोज़ हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, क्लियर। तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे कितने थे, 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स थे। यहाँ पे कितने हैं इस एग्जांपल में, 2.0004, तो यहाँ पे 5 हैं। क्यों, अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और बीच में ज़ीरोज़ हैं वो मानी जाएंगी, क्लियर है। आगे देखते हैं। थर्ड इज ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। बहुत सिंपल सी लाइन बोली है, zeros to the right of non-zero digit but to the left of decimal point, left of decimal point के लेफ्ट में, लाइक यहाँ पे कोई भी नंबर है तो यहाँ पे लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट में 0 है, वो मानी जाएगी, वो सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे कितने नंबर्स आए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्लियर है, ठीक है। बट एक और चीज़ मैं चलो बाद में बताते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ठीक है, ठीक है। सो द नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, the terminal or trailing zero are not significant. Number without a decimal point, the terminal or trailing zero are not significant, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अगर तो देखो यहाँ पे ज़ीरोस, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे मानी जाती है, यहाँ पे ज़ीरोस मानी जाती है, बट यहाँ पे देखो पॉइंट ही नहीं लगा, पॉइंट ही नहीं लगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये पहली 3 मानी जाएंगी, 307, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये लास्ट के 2 ज़ीरोस मानी नहीं जाएंगे अगर इसमें पॉइंट नहीं लगा। सेकंड कहता है ऑल ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ़ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट, ऑल ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ़ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। अगर वो कोई मेजरमेंट से आई है, लाइक यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नंबर है, ठीक है, मीटर में लिखा है, सेंटीमीटर में लिखा है, कोई मेजरमेंट से आई है तो वो ज़ीरोस मानी जाएंगी, ठीक है। आगे, इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, द ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर नंबर 1 से कम है, ठीक है, तो जो ज़ीरो राइट में है डेसिमल पॉइंट के, ठीक है, राइट में है, लाइक इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे ज़ीरोस राइट में, ये राइट में ज़ीरोस हैं, ठीक है, ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 3 है यहाँ पे, ठीक है, आर नो, यहाँ पे क्या लिखा है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे जो ज़ीरोज़ हैं ये मानी नहीं जाएंगी, यही मैं आपको बताना चाहती थी, ठीक है। कि अगर यहाँ पे नंबर लिखा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर लिखे, यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये बाद वाली, ठीक है, ये ज़ीरोज़ तब तक नहीं मानी जाएंगी जब तक ये किसी नॉन ज़ीरो नंबर के, ठीक है,
पहले अगर ज़ीरोज़ ही ज़ीरोज़ हैं, कोई नंबर ही नहीं आ रहा है लाइक 0.00, तो ये ज़ीरोज़ हैं, तो ये मानी नहीं जाएंगे, सिर्फ 3, 4, 5 ही माना जाएगा। क्लियर है? All zeros to the right of decimal point and to the right of non-zero digit are significant. टेक्स्ट देखते हैं। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, मतलब यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये कोई नंबर है तो इसमें कितनी है, मीटर लगाए तो भी 3 है, ठीक है। अगर यहाँ कोई नंबर है 0.153, यहाँ पे ये जो ज़ीरो है, अगर यहाँ 1 होता तो ये ज़ीरो मानी जाती, 1 नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं मानी चाहिए। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर तो होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे इतना ही नंबर माना जाएगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर मीटर लगाए तो भी 3 ही, यूनिट्स जो हैं वो मैटर नहीं करते। 0.000153 किलोमीटर भी है ना तो भी सिर्फ ये इतना पार्ट यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ज़ीरोज़ मानी नहीं जाएंगी। अगर यूनिट है तो भी वो जो है मैटर नहीं करता। तो ये जो है कंसेप्ट था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, रूल्स थे। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले रूल को, ऑपरेशन रूल को। ऑपरेशन रूल क्या होता है, ठीक है, ऑपरेशन रूल होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे रूल्स जो होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन और, ठीक है, डिवीजन का देखेंगे। अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। So, result cannot have more digits to the decimal point than either of the original number. इस लाइन का मतलब क्या, एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब अगर ये नोट्स में ऐड कर लो अपनी लाइन जो मैंने बोली, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो 0.359 को अगर मान लो मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 के साथ, ठीक है, ऐड कर रही हूँ, क्लियर, ठीक है। तो ऐड किया, इतना आया, ठीक है, इतना आया। अब ये जो नंबर है इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। ये वाला जो नंबर है इसमें 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है ये कहता है आफ्टर डेसिमल, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है वो कहता है कि जिस भी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, जिस भी नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं, तो जिस भी नंबर में पॉइंट के बाद कम डिजिट्स हैं उसको हम आंसर में लिखेंगे। लाइक यहाँ मेरे पास इतना बड़ा आंसर आया 1.859, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम जो मैं कह सकती हूँ, एक सेकंड यार लॉक लगा देते हैं, जो सबसे कम में है, ठीक है, वो क्या है 1.5 सबसे कम में, लाइक 1 डिजिट के बाद क्या आ रहा है, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है। जिसमें भी पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट होंगे उसको मैं यहाँ लिखूंगी। लाइक यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद, तो आंसर मेरा 1 डिजिट ही होगा पॉइंट के बाद। लाइक यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1.269 को 1.5 के साथ, तो 967.2 ये आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट होगा, छोटा नंबर। क्लियर है? तो ये रूल था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल देखते हैं। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, देखो, ठीक है। ऊपर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की बात की, दोनों में ये रूल फॉलो होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हम जो रूल देखेंगे वो दोनों में ही फॉलो होता है। इन दिस ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर दैट द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट, ठीक है, फिगर। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 0.326 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 के साथ। अब मैंने यहाँ पे क्या देखना है, आंसर मेरे पास आएगा 0.392, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं देखना कि कितने नंबर्स पॉइंट के बाद आ रहे हैं, उतना मेरा आंसर होगा, ऐसा करके ऐसा सॉरी ऐसा नहीं है इस केस में। यहाँ पे क्या है, यहाँ जो नंबर है, ठीक है, इसमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं, मान लीजिए ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे 0 तो ऑब्वियसली मानी नहीं जाएगी, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आई। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1.2 ऑब्वियसली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने देखना है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं उसको मैं जो है आंसर में इस तरह से लिखूंगी, उसकी फॉर्म में। लाइक आंसर मेरे पास 0.392 आया है, तो इसको मैं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 0.392,
9, क्योंकि ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है। देखो ऐसे बच्चे कर देते हैं कि भाई 2 सिंगल फिगर्स, चलो 0.3 2 हो गई। ज़ीरो का कोई मतलब ही नहीं। अगर वो पॉइंट के इधर वाली साइड, अगर लेफ्ट वाली साइड पॉइंट के है, अगर नॉन ज़ीरो नंबर ही नहीं है तो भाई खुद सोचो ना, खुद सोचो। अगर 1 0.3 होता तो 3 होती सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0.3 है तो ज़ीरो का कोई अर्थ ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो 3 9 लगाना पड़ेगा तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। क्लियर। सो मेरे पास यहाँ आंसर क्या आएगा, 0.39। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल फॉलो होता है, क्योंकि मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने वाले दोनों डिजिट्स में से कौन सा सिग्निफिकेंट वाला नंबर जो है, ठीक है, कि नंबर को मतलब जो सबसे कम वाला है, ठीक है, उसको मैं आंसर में उस फॉर्म में लिखूंगी, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर है। क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक है, इजी। चलो अब हम देखते हैं, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। तो देखो अगर मुझे 3 इंचेस को, ठीक है, सेंटीमीटर में करना है। अब मुझे पता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, याद रखना 2.5। ये बहुत इजी है भाई, ये कोई भी आप भी कर लोगे, बहुत इजी है, आप कर लोगे, सॉल्व करके देखो एक बार, ठीक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 3 इंच में कितना होगा, ठीक है, 2.54 अपॉन में 1 इंच, ठीक है, इंटू में कितने 3 इंच, क्योंकि उन्होंने 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला। सो यहाँ कितने हो जाएंगे, 7.62 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये तो देखो इजी पीजी 11 पीजी था। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 2 डेज को सेकेंड्स में करो, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। करो वीडियो पॉज करके एक बार। एक दिन में 24 घंटे 24 आवर्स होते हैं। 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे में, ठीक है, 60 × 60, ठीक है, इंटू 24 कर देंगे। क्लियर। एक दिन में हमें पता है, ठीक है, 60 × 60 × 24, ठीक है, तो 2 दिन में कितने होंगे, 60 × 60 × 24 × 2, ठीक है, कर दो, आ गया आंसर। क्लियर, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। 1 घंटे में इतने, ठीक है, सेकेंड्स इंटू में दिन की जो आर 1 दिन में कितने घंटे वो, ठीक है, 2 दिन का पूछा है, 2 को उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, ठीक है, ये कन्वर्जन है, डायमेंशनल एनालिसिस है। चलो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, जिसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से। इसमें हमने कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने कौन सा लॉ दिया है, राइट, क्या लॉ का मतलब है, ठीक है। पहला लॉ तो देखो आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में, राइट। पहला लॉ आपने पढ़ रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये लॉ आपने कर रखा है ऑलरेडी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। मतलब जो मास है, ना ही वो किसी ना ही वो क्रिएट होगा, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, मतलब जो टोटल मास है वो ऐसा ही रहेगा जैसा वो, ठीक है, रिएक्शन के पहले था। रिएक्शन के बाद और रिएक्शन के पहले जो मास है उसका वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड and not be destroyed. लैंडल्स के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है, लैंडल साइंटिस्ट का नाम है। इनके एक्सपेरिमेंट की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, वो वीडियो ज़रूर से देखना। नेक्स्ट सेकंड लॉ जो है, ठीक है, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, या प्रपोर्शन कहो या प्रपोर्शन कहो, या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट कॉम्पोजिशन कहो, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है, बाय मास लिखना ज़रूरी है, मैं आपको वजह बताऊंगी क्यों, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, A given compound always contains exactly same proportion of elements by weight। इस लॉ का क्या मतलब है कि भाई कहीं से भी एक
कोई भी कहीं से भी एलिमेंट ले आओ, ठीक है, वो जो गिवन कंपाउंड है, ठीक है, उसमें जो जितने गिवन कंपाउंड है, जहाँ से भी कंपाउंड लेना ले आओ, जो उसमें अंदर एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं उनका जो वेट है, राइट, वो क्या रहेगा, सेम होगा, सेम प्रपोर्शन में ही रहेगा, ठीक है। जैसे हमने वाटर में डिस्कस किया था, ठीक है, 2:1 में जो है ये बिल्कुल सेम रहेगा, जहाँ से भी ले आओ सेम रहेगा, क्लियर। यही किया केमिस्ट जोसेफ ने। इन्होंने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को लागू किया, ठीक है, केमिस्ट जोसेफ, ठीक है। अब जोसेफ कहो या लुइस प्राउस्ट कहो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, और सिंथेटिक कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो दोनों कॉपर सल्फेट जो उन्होंने लिए, ठीक है, उनमें सेम परसेंटेज कार्बन की, ऑक्सीजन की, कॉपर की है, ठीक है। सो इससे पता चलता है भाई कंपाउंड कहीं से ले आओ, उनके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी प्रपोर्शन सेम प्रपोर्शन रहेगी बाय फीट। ये कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास या लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, ठीक है। तीसरा लॉ है लॉ, इसमें से बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई सारे लॉज जो मैं करवाऊंगी उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा लॉ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो यूज़ हो रहा है, ये बताओ, ठीक है। लॉज पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, इट्स कॉमन, राइट। सो थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ये दिया डाल्टन ने, ठीक है, काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं। सो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर दो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जो एक एलिमेंट है उसका जो मास है, राइट, वो फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ अनदर फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। दोबारा ध्यान से सुनिए, दो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स मिलके मोर दैन वन कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, और वो कहते हैं जो मास ऑफ वन एलिमेंट है वो कंबाइन हुआ है विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है, एंड, ठीक है, वो किस रेशियो में वो फॉर्म हुए हैं, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये उन्होंने कहा, किसने, लॉ, डाल्टन ने कहा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ, क्लियर। चलो अब ध्यान से इस लॉ को पढ़ते हैं। If two elements can combine to form more than one compound, ठीक है, then the masses of one element that combine with the fixed mass of another element are in the ratio of small whole number, clear है, ठीक है। So एग्जाम्पल देखें, एक सेकेंड, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस, देखो जैसे आपने ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन, वाटर 2 ग्राम लिया, कितना, 2 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 ग्राम, कितना हुआ, 18 ग्राम O2 ले रहे, या वो ले रहे इसकी जगह ना O2, ठीक है। तो एक ही बात है, हाइड्रोजन लिया प्लस O2 लिया, इसमें H2O2 बना, ठीक है, तो इसमें 2 ग्राम और 36 ग्राम, 16 2 ज़ा 32 ग्राम, 32 ग्राम लिया, तो ये कितना हो गया, 33 34, क्लियर। तो मतलब हाइड्रोजन का जो है वो हाइड्रोजन का फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है। मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट आर द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ठीक है। तो ये इजी था, आगे चलें। फोर्थ लॉ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसाक्स, साइंटिस्ट का नाम है गे-लुसाक्स, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो ऐसे ही होता था, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं साइंटिस्ट के नाम पे बन जाती थी, राइट। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसको और क्या कहते हैं, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। कब आप कहोगे ये तो पहले कर रखा है, बाय वॉल्यूम। तभी कह रही थी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास क्यों लिखना है सेकेंड लॉ में, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है। अगर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लिख दे, हमें क्या पता भाई बाय मास लिखा है कि बाय वॉल्यूम लिखा है, तो उस वाले में मास लिखना है, यहाँ पे गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में बाय वॉल्यूम लिखना है। ये क्या कहता है,
ये कहता है कि भाई सिंपल सा लॉ है कि भाई अगर कोई गैसेस कंबाइन होती है या किसी केमिकल रिएक्शन में बन जाती हैं तो वो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में हर गैस को, ठीक है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करती है। सिंपल सा लॉ है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं। सो व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडिंग ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर कोई गैस कंबाइन होती है, किसी केमिकल रिएक्शन में बनती है, तो वो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्या, सारी गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर। ये गेल-साइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम बोलता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, तो अगर मैंने हाइड्रोजन 100 ml लिया, ऑक्सीजन 50 ml, तो 100 ml। क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, लॉज में से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट लॉ की बात करें, 5th वन, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। सो एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, ये क्या कहता है। सो अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन की, विच सेज ईच वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर ठीक है, गैसेस को, ईच वॉल्यूम ऑफ गैसेस को हम क्या दे रहे हैं, अगर इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर दे रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर ही होंगे, ठीक है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीएटॉमिक कंसेप्ट के बारे में बात की। फर्स्ट साइंटिस्ट हु टॉक अबाउट नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन कम इन योर MCQ फॉर्म। पॉलीएटॉमिक कंसेप्ट भी इन्होंने ही पहली बार मतलब दिया था ऑब्वियसली। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जैसे डाल्टन वगैरह, इन सबको क्या लगता था कि भाई दो ऑक्सीजन कंबाइन नहीं कर सकते, कोई भी दो जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होके एक कंपाउंड नहीं बना, ऐसा लगता था इनको, काफ़ी साइंटिस्ट को, ठीक है। जैसे कि उनको लगता था कि अगर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है, बट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके O2 नहीं बना सकता था, काफ़ी साइंटिस्ट को लगता था। बट एवोगैड्रो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीएटॉमिक का कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था, ठीक है, ये वाला, जैसे ये वाला जो कंसेप्ट है कि हमें पता है ये डायटोमिक है, ऑक्सीजन, राइट, O2 से बना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने दी थी एवोगैड्रो, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है। डाल्टन कौन है, कौन सा लॉ निकाला था डाल्टन ने, देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। डाल्टन ने कौन सा लॉ निकाला था, यस, जिन्होंने तो आंसर दिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वेरी गुड। इन्होंने थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन क्या कहते हैं, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है, जो गलत थी ना। इनडिविजिबल एटम्स का क्या मतलब है, मैटर इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मतलब जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट तो हमने गलत प्रूफ कर दिया, क्लियर है। सेकंड देखते हैं, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स, ठीक है, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। ये क्या कहता है कि जितने एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स, ठीक है, उनके पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज हैं, इंक्लूडिंग मास। ऐसा होता है इंक्लूडिंग, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। उन्होंने क्या कहा, अगर सेम एलिमेंट्स है, सेम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, ठीक है। सारे एटम्स की बात हो रही है भाई, यहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट है, डिफर इन मास। भाई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे बी नॉट सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट, ज़रूरी नहीं है सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, ज़रूरी नहीं है डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मास के इंक्लूड, उसका जो इंक्लूडिंग मास लिखा है ना, तो इंक्लूडिंग मास उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है, इनकी एटॉमिक थ्योरी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। चलो, सो अभी तक तो यही चल रहा है, आगे देखते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। कंपाउंड्स बनते हैं जब एटम्स को, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को हम सेम एकदम फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो ही कंपाउंड्स बनते हैं। ज़रूरी है क्या, देखो
वाटर में हमने ये बात की थी फिक्स रेशियो में बनता है। तो क्या हर कंपाउंड फिक्स रेशियो में, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ ना, तभी O2 बनेगा। एक पॉलीएटॉमिक क्या है ये कंपाउंड, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स रेशियो में ही हम एक, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स को ही सिर्फ कंबाइन कर सकते हैं। हम सेम एलिमेंट्स को भी फिक्स रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भाई कि डिफरेंट एलिमेंट्स को ही सिर्फ हम फिक्स रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। बट मैंने तो देखो सेम को तब ये चीज़ जो है डिस्कवर नहीं हुई थी, तो डाल्टन को पता नहीं था, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत हो गया। फोर्थ लास्ट ये वाला पॉइंट देख लीजिए, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो देख ली, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। सो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम इज़ नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे है इनडिविजिबल, ठीक है। एटम इज़ नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इनडिविजिबल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था डाल्टन ने, ठीक है, कि मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, गलत था। एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब जो एटम है सेम, राइट, जो एटम है सेम एलिमेंट का जो एटम है, ठीक है, मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। उन्होंने क्या कहा था कि भाई हो सकता है सेम, राइट, उन्होंने तो क्या था, हो भी सकता है सेम, अगर प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, मास सेम हो सकती है, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट, ये भी वही बात होगी कि डिफरेंट लिखा है, राइट, यहाँ पे क्या था, सेम एलिमेंट का। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन, है ना, सबसे छोटा होता है, चौक के टुकड़े 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 कर दो, सबसे छोटा सा पार्टिकल बचेगा ना, दैट इज एटम, देख भी नहीं सकते। चलो एटम तो हो गया। रेशियो इन विच द एटम यूनाइट मे बी फिक्स्ड इन इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, ओके, ठीक है, बट दे आर नॉट सिंपल ऑलवेज, ठीक है। तो रेशियो जिसमें एटम को आप जोड़ रहे हो, ठीक है, वो हो सकता है फिक्स्ड इंटीजर हो, ज़रूरी नहीं है हमेशा वैल्यू बहुत ही सिंपल वैल्यूज़ हो, सिंपल ऑलवेज हो। एटम्स एक एलिमेंट का कैन बी चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एटम को एक एलिमेंट का एटम है, इट कैन बी चेंज इनटू अनदर एटम, इट कैन बी चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, क्लियर। लास्ट देखते हैं, मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, ठीक है, एक एटम का जो मास है उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी, क्लियर, ठीक है, मास एनर्जी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कंसेप्ट का जितना टॉपिक रह गया वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में आपको जितना भी समझ आया उसको थम्स अप ज़रूर दीजिए, ठीक है, एंड डाउट्स ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।